So, dear students, let's start the next part of the chapter, Superposition of Waves. Reflection of transverse wave. You know transverse wave? A wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as transverse wave. A wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as transverse wave. A wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as transverse wave. I hope it's clear. Now, अभी आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को आप सामने एक वॉल पे बांध दीजिए. आपने स्ट्रिंग को सामने वॉल पे बांध दिया तो एक हैंड, वन एंड ऑफ द रोप इज इन योर हैंड एंड अनदर एंड इज इन फ्रंट ऑफ यू. इज दैट क्लियर? वो वॉल पे टिका हुआ है. अब हम क्या करेंगे, आपने उसको हल्का सा एक झटका दिया, मतलब रस्सी को आपने झटका दिया. रिमेंबर, इसका मतलब क्या हुआ? वाइब्रेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम योर हैंड. आपके हाथ से वाइब्रेशंस शुरू होगा. वाइब्रेशन कहां से शुरू होगा? आपके हाथ से शुरू होगा. और जब ये वाइब्रेशन जब शुरू होंगी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वेव इज स्टार्टेड फ्रॉम योर हैंड. यहां से वाइब्रेशन शुरू हुआ, मतलब यहां से वेव शुरू हुआ. सो वेव विल गो टूवर्ड्स द वॉल. जहां पे आपने रस्सी बांधी है वहां पे वेव जाएगा. तो यहां पे आपने रस्सी बांधी है तो जो वेव है वो यहां तक जाएगा. आई होप यू गॉट इट. इस पॉइंट पे आपका वेव जाएगा. अच्छा, शुरू कहां से हुआ था? आपके हाथ से शुरू हुआ था. तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव. सो इंसिडेंट वेव स्टार्ट्स फ्रॉम योर हैंड एंड विल मूव टुवर्ड्स द वॉल. विल मूव टुवर्ड्स द वॉल. ये वॉल की तरफ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि जब आप उसने ऊपर की तरफ झटका दिया तो वेव ऐसे इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट जाएगा. जब वो क्रस्ट फॉर्म में जाएगा और जब वो लास्ट में वॉल तक पहुंचेगा तो भी वो अपने क्रस्ट के फॉर्म में पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? तो जैसे वो लास्ट वाला क्रस्ट उस वॉल के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट दीज मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी लिफ्टेड अप, क्योंकि वो एकदम वहां से रिजिडली बंधे हुए हैं. तो वो मॉलिक्यूल तो ऊपर जाएंगे नहीं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, द वॉल विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल सो दैट दे विल कम डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो वापस नीचे की तरफ जाएगा. आपको समझा? आप ऐसा सोचो कि सपोज अगर आपको एक बड़ा सा प्लांट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको मालूम नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसको उखाड़ दूं. उसको अगर आप खींचेंगे ना, तो अगर आप नहीं खींच पाएंगे ना तो आप नीचे गिर जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फोर्स अप्लाई किया. सो एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड. तो जो आपका डिस्टर्बेंस था वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट गया. तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट विल कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. इसलिए वापस वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ में आएगा. इज दैट क्लियर? अब उसके 4 पॉइंट आपको याद रखना है. वेव शुरू कहां से हुआ था? आपके हाथ से. कहां गया? वॉल की तरफ. वहां डिस्टर्बेंस के बाद में वापस वेव आपकी तरफ आया. तो चूंकि ये वेव गया, इसको बोलेंगे वेव वेलोसिटी इज रिवर्स. क्योंकि आपके हाथ से गया और वापस आया तो वापस रिवर्स होकर आया था, तो बोलेंगे वेव वेलोसिटी इज रिवर्स. दूसरी बात, जब ये पार्टिकल क्रस्ट के फॉर्म में गया था, इसका मतलब क्या हुआ? द पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा जाएगा. लेकिन जब वापस आया तो वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. एंड देयरफॉर कैन यू सी, ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. उसको बोलते हैं पाई रेडियन. सो इसको बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो रिवर्स. जो पार्टिकल पहले ऊपर था, अभी पार्टिकल नीचे की तरफ गया. सो वी कैन से पार्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो रिवर्स्ड. आल्सो रिवर्स्ड. आई होप यू गॉट इट. तीसरी बात, ये पहले जब गया था तो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट था, और जब वापस आया तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. हेंस वी कैन से द क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ. क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ. ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है. सबसे पहले आपने वेव को डिस्टर्ब किया था और रिफ्लेक्ट होके वापस वेव आया. सो वी कैन से वेव वेलोसिटी इज रिवर्स. नंबर 2, पार्टिकल पहले ऊपर था, फिर पार्टिकल नीचे गया, तो वी कैन से पार्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो रिवर्स. नंबर 3, पार्टिकल के साथ में वर्ड फेज एसोसिएटेड है. पार्टिकल के साथ में, अगर पार्टिकल का
एंगल चेंज हुआ तो बोल सकते हैं फेज चेंजेस। जो वर्ड फेज है ना वो पार्टिकल के साथ में एसोसिएट है। अगर पार्टिकल वेलोसिटी नहीं रिवर्स हुआ तो फेज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स्ड, therefore we can say phase changes by pi radian. And number 3, the crust is reflected as trough. In other words, trough will be reflected as crust. I hope you got it. कोई डाउट? आगे चलते हैं। Reflection of transverse wave from rarer medium. From rarer medium. I hope you got it. अच्छा, rare का मतलब क्या हुआ? अब इस बार आप एक ऐसा से ध्यान लीजिए, यहाँ पे एक पोल है और आपने रस्सी को ऐसा लूप में बांध दिया है। मतलब क्या हुआ? ये रिजिडली हेल्ड नहीं है, आपने इसको लूप में बांध दिया। जब इसको आप लूप में बांधेंगे और आपने वही जो पहले ट्राई किया था, आप रस्सी का एक एंड पकड़ो और उसको जोर से ऊपर की तरफ झटका दो, तो जैसे ही आप उसको ऊपर की तरफ झटका देंगे ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट जाएगा। तो जैसे ही वो यहाँ से ये जो झटका है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट आएगा यहाँ पे, और जब इस पॉइंट पे जब झटका देगा तो ऊपर जाएगा वो। तो ऑब्वियसली द पार्टिकल विल गो अप। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द वेव कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट then there will not be any resistance offered by the particle, क्योंकि वो फ्री है, एकदम रिजिडली हेल्ड नहीं है, वो एकदम फ्री है। और जब रस्सी का झटका ये पॉइंट पे आएगा ना तो ऑब्वियसली उसको ऊपर जाएगा। अच्छा, एक सिंपल स्टेटमेंट है, अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि यहाँ से एक रस्सी है और सामने एकदम लंबी रस्सी है और आपको इस लूप में से इस रस्सी को ऊपर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? ऊपर देंगे झटका। जैसे वो झटका ये साइड में पहुंचेगा और वो एकदम ऊपर सामने आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेव आपकी तरफ से शुरू हुआ, सो वेव वेलोसिटी ये साइड में गया और यहाँ जाने के बाद में इट जो यहाँ का एंड पॉइंट है, इट विल नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप यू गॉट इट। इट विल नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ जाने के बाद में वापस वो जो वेव है आपकी तरफ आएगा, एंड देयरफॉर वी से वेव वेलोसिटी इज रिवर्स्ड। इज दैट क्लियर? ओके। जब आप ये वेव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट गया था तो ऊपर झटका देने के बाद में वापस वो क्रस्ट के फॉर्म में आएगा, मतलब वैसे नीचे नहीं जाएगा। हेंस वी कैन से पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड। आई होप यू गॉट इट। पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड। और मैंने आपसे कहा था जब पार्टिकल में चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ऊपर का ऊपर ही है, तो नो फेज चेंज। बिकॉज पार्टिकल चेंज होता है तो फेज चेंज होता है। सो पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड। हेंस नंबर 3, नो फेज चेंज। एंड नंबर 4, crust is reflected back in the form of crust only। ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है। केवल इन दोनों में इतना ही फर्क है, यहाँ पे पार्टिकल रिवर्स हुआ था, यहाँ पे पार्टिकल रिवर्स नहीं होगा। और जब रिवर्स हुआ तो फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन, फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन, और यहाँ पे नो फेज चेंज। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट आपको? पक्का? नेक्स्ट पार्ट, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इस बार हम कोई देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड वेव में कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूड वेव एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ compression and rarefaction. Sound wave travels in the form of compression and rarefaction. I hope you got it. Now, अभी एक थोड़ा सा जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े रहेंगे या प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े रहेंगे, ये कॉम्प्रेशन का फॉर्म होता है। सबसे पहले व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट डायरेक्शन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब वेव ये साइड में जा रहा है, तो पार्टिकल्स जो है वो भी ऐसे जाएगा, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मेन पोजीशन है। अगर पार्टिकल और वेव तो हमेशा आगे जाएगा, अगर पार्टिकल भी सामने जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? वेव एंड पार्टिकल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब वेव एंड पार्टिकल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, then there will be compression, there will be compression. And when the wave and particle are in opposite direction, there will be rarefaction. ये बात आपको याद रखना है। I repeat, जो पार्टिकल है it always in the form of to and fro, सामने जाएगा वापस आएगा, सामने जाएगा वापस आएगा। तो अगर मान लो पार्टिकल एंड वेव बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वेव तो हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन पार्टिकल फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है। अगर पार्टिकल भी फॉरवर्ड में, वेव भी फॉरवर्ड में, तो देयर विल बी कॉम्प्रेशन। और वेव एंड पार्टिकल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर विल बी रेरिफेक्शन। आई होप यू गॉट इट। ये बात आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब ध्यान दीजिए, अभी
आपने डिस्टर्ब किया तो वेव स्टार्ट्स फॉर्म हियर। जब वेव यहाँ पे जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वेव एंड पार्टिकल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अभी सामने रिजिड वॉल है, तो सामने जब रिजिड वॉल रहेगा तो वेव को भी वापस आना पड़ेगा और पार्टिकल को भी वापस आना पड़ेगा। सो बोथ विल कम बैक इन अगेन इन द सेम डायरेक्शन। सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन देयर विल बी कॉम्प्रेशन। आई होप यू गॉट इट। वेव भी वापस आ रहा है, पार्टिकल भी वापस आ रहा है, क्योंकि आगे जाने की जगह ही नहीं है। मैं तो वेव को है पार्टिकल है, क्योंकि बिकॉज ये डेंसर मीडियम है। सो व्हेन द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन पार्टिकल हैज टू कम बैक, वेव हैज टू कम बैक। सो वंस अगेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर अगेन देयर विल बी अ कॉम्प्रेशन। सो सबसे पहले the wave starts from your hand and comes back in opposite direction, so we can say wave velocity is reversed. Number 2, particle भी वापस आया, so particle velocity is also reversed. Number 3, particle जब पहले particle ये साइड में था, अभी वापस ऐसे चेंज हो गया, मतलब phase changes by pi radian। पहले particle सामने डायरेक्शन में था, फिर वो चेंज होकर वापस उल्टा आया, तो एंगल मेड इज 180 डिग्री and therefore phase changes by pi radian. And number 4, compression will be reflected as compression only. I hope you got it. In other words, rarefaction would have been reflected in the form of rarefaction. आपको समझा, मतलब compression in the form of compression and rarefaction in the form of rarefaction. ये आपको समझा पक्का? Now say please. अभी 4, reflection of longitudinal wave from rarer medium. From rarer medium. अब देखो रेयर मीडियम से जब करेगा तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, ये इंसिडेंट वेव जाएगा। इस बार सामने रेयर मीडियम है, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो जब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता ना, तो पार्टिकल्स अगर मान लो सामने जा रहा है, तब जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो पार्टिकल विल कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। पार्टिकल विल कंटिन्यू, अगर सामने वॉल होता तो टकराने के बाद वापस आता था, लेकिन जब सामने वॉल नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन जो वेव है वो हर एक जगह से भी वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है, कहीं पे भी। सो वेव वेलोसिटी इज ऑलवेज रिवर्स, ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। बिकॉज अगर आपने एक रस्सी पकड़ा और उसको झटका दिया तो वो वेव यहाँ से जाएगा, तो एंड पॉइंट तो फ्री है, तो ये एंड पॉइंट फ्री होने के बाद वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट फ्री भी है ना, तो भी वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार उसको ये वेव छोड़ दिया तो वापस रुक जाएगा, नहीं, वापस ऊपरी रिवर्स डायरेक्शन में आता है। तो पॉइंट नंबर 1, वेव वेलोसिटी इज रिवर्स। पॉइंट नंबर 2, बट पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स, क्योंकि सामने कोई वॉल नहीं है, तो इसका मतलब पार्टिकल विल कंटिन्यू टू ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। नंबर 3, नो फेज चेंज, क्योंकि फेज इज रिलेटेड विद द पार्टिकल। जब पार्टिकल में डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं हुआ तो वेव वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स। एंड पहले अगर मान लो यहाँ कॉम्प्रेशन में था, इस बार रेडिफेक्शन होगा, क्योंकि वेव तो वापस आ रहा है और पार्टिकल सामने जा रहा है, तो वेव एंड पार्टिकल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस वी कैन से कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेडिफेक्शन। आई होप यू गॉट इट। कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेडिफेक्शन। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? नाउ सी प्लीज, what do you mean by principle of superposition of waves? Principle of superposition of waves. दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। अगर मान लो टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, वो दोनों एक साथ में ट्रेवल करें एंड सपोज दे अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक, टू और मोर, 3, 4, 5 कितने हो सकता है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, जैसे मान लो यहाँ से दो वेव्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दो वेव्स यहाँ पे जा रहा है, कहीं पे आ सकता है। सो व्हेन टू और मोर वेव्स travel through a medium and arrive at a point simultaneously, then they interfere. अब क्या होता है कि हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। Every particle or every wave will produce its own displacement. So when two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously,
प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हर एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। ये वेव यहाँ पे जा रहा है तो दूसरा वेव अपने हिसाब से जा रहा है, इनको एक दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सो प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक वेव का डिस्प्लेसमेंट दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करता है, खुद का डिस्प्लेसमेंट वो प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब हर एक का अलग अलग, प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। Producing individual displacements independent of each other, then resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. Resultant displacement is equal to vector sums. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मानो सपोज फॉर एग्जांपल एक वेव क्रस्ट में है, दूसरा वेव क्रस्ट में है, मतलब एक एम्पलीट्यूड 4 दूसरे का भी 4 और वो सेम फेज में है, तो क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। अगर एक सपोज फोर्स ऊपर की तरफ है और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ है, सो दे विल बी इक्वल ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज। यू कैन सी इट्स लाइक अ वेक्टर ओनली, यू कंपेयर लाइक अ वेक्टर। अगर एक टेबल है, एक आदमी इधर धक्का दिया, दूसरे इधर सेम टाइम धक्का दिया, अगर दोनों ने सेम डायरेक्शन में धक्का दिया, देन ऑब्वियसली फोर्स विल बी एडेड, फोर्स विल बी एडेड। उसको हम बोलेंगे सेम फेज, क्योंकि हम लोगों ने एक ही डायरेक्शन में धक्का दिया। अच्छा, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। और मोर इंपोर्टेंट, अगर ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, रिजल्टेंट विल बी 0। आपको समझा? तो वही सेम फेज में रहेगा तो एडेड, ऑपोजिट में रहेगा तो सब्ट्रैक्टेड। और जब सेम फेज में रहेगा जब वो ऐड करेगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ऑपोजिट में रहेगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको समझा? एक बार वापस, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और ये आपको 2 से 3 चैप्टर में भी आगे होगा। सो वापस बोलो, when two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously, producing individual displacements independent of each other, the resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. The resultant displacement is equal to vector sum of individual displacements. I hope you got it. Vector sum मतलब क्या हुआ? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, they will be added. अगर opposite डायरेक्शन में, they will be subtracted. I hope you got it. आगे. When two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously in same phase, the resultant amplitude will increase, intensity will increase, sound becomes maximum, and this is called as constructive interference. Constructive interference. I repeat, when two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously in the same phase, एक एम्पलीट्यूड, एक का फोर्स 5, दूसरे का 5, रिजल्ट विल बी 10, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। सो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। Intensity is directly proportional to square of amplitude, so intensity also will increase, sound becomes maximum, and this is called as constructive interference. When two or more waves travel through a medium and arrive at a point simultaneously in opposite phase, एक क्रस्ट में और दूसरा ट्रफ में, in opposite phase, the resultant amplitude will decrease, intensity will decrease, sound becomes minimum, and energy becomes minimum. This is called as destructive interference. I hope you got it. तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे सेम फेज में आ रहे हैं, तो जब सेम फेज में आएंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज एंड इट विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एक क्रस्ट में आ रहा है, दूसरा ट्रफ में आ रहा है, एक क्रस्ट दूसरा ट्रफ, तो दे आर इन ऑपोजिट फेज एंड एज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी subtraction between them, and this is called as destructive interference. क्या बोलेंगे उसको? Destructive interference. I hope you got it. कोई डाउट आपको? पक्का? Now see please. ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Is that clear? कोई डाउट्स के अंदर? ओके